नीतीश क्यों झूल रहे हैं, तो जो हमारे ऋषभ सर हैं उन्होंने मोटी मोटी बातों में कह दिया कि जो नीतीश कुमार हैं। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार के बदलते समीकरण ये देश की सत्ता और देश की दशा और दिशा ये तीनों निर्धारित करती है कि हमारा देश किस तरफ अग्रसर होगा, किस टॉपिक पे राजनीति करेगा और किस मुद्दे को लेके सरकार को घेरा जाएगा। इसी क्रम में बिहार के सुशासन कुमार के नाम से प्रचलित और इसके साथ ही दो तीन शब्द और हैं, कुर्सी कुमार, पलटू कुमार और मौका परस्त और सत्ता लोभी इंसान नीतीश कुमार, जो कि बीजेपी का दामन छोड़ के और आरजेडी के गोद में बैठे गए हैं। ये पूरे घटनाक्रम पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभ शर्मा जी। तो सबसे पहले ऋषभ जी, आपका अतुल्य लोकतंत्र चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो ऋषभ शर्मा से बिना कोई मेल मिलावट और समय व्यतीत करने से पहले सीधा सवाल कि जो बिहार में ये राजनीति का घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ के आरजेडी में जा चुके हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जैसा देखेंगे कि राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ जा चुके हैं और ऐसा ये मुझे व्यतीत लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, तब वो अपनी कुर्सी पलटने की साजिश रचते हैं। और ये देखा जाए कि ये बहुत ही कृतज्ञ है कि जो बिहार के लिए बिहार की जनता को इससे वाकिफ होना पड़ता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये नीतीश कुमार किसके, कभी भाजपा के तो कभी लालू के। हाँ, तो आप जैसे कि आपने बताया कि नीतीश कुमार इनसिक्योर फील करते हैं अपने सत्ता के लिए, तो हाँ, उसके हिसाब से वो अपना पार्टी बदल देते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो है या नहीं है? मैं जी तो सारे कॉमर्स का स्टूडेंट कट हो जाएगा। ये तो सवाल दूसरा हाँ, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी राजनीति में रुचि है और इतने लोगों को फॉलो करते हैं, आप मास एंड कम्युनिकेशन आपने किया है, कोर्स है आपका, तो मैं इतना ये जानना चाहूँगा कि जो इंसान जनता की भलाई का नारा देके और जनता के लिए काम करने का नारा देके सत्ता में आता है जी, और जिसके खिलाफ बोल बोल के वो सत्ता और कुर्सी पाता है, उसी के गोद में जाके बैठ जाता है। माफ कीजिएगा, गोद का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार तब तक चुप नहीं रहे लालू यादव को बुरा भला कहने के, जब तक गले की नस फट ना जाए या फिर सत्ता मिल ना जाए। उसी के पास जाके बैठ जाना ये बिहार की जनता के साथ धोखा और छल नहीं है तो और क्या है? जी बिल्कुल सही बात है आपका कहना, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से जनता ने सीट के लिए, जब नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था, आप ये देखेंगे अगर सीट का अनुमान देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार की पार्टी से सीट ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हमारे दल ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है। यानी अगर आप देखेंगे वोट परसेंटेज के हिसाब से, तो बिहार में जो वोट परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, नीतीश कुमार को बल्कि कम पसंद किया गया। जिस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी खेला करेगी या फिर कई सारे आप अनुमान लगा रहे थे उस समय, हम भी और आप भी गए थे कई मुद्दों पे लाइव, तो फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का साथ दिया। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा आता है सामने निकल के कि क्या नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से ये बदलाव किए, क्या ये इन्होंने जनता के साथ छल नहीं किया? आप ये देखेंगे कि जैसे इन्होंने पिछले साल किया था कि तेजस्वी यादव के साथ गए, फिर वापस इसमें आए, क्योंकि बिहार की जनता में आक्रोश था, क्योंकि जिस हिसाब से रोजगार को लेकर उनके मन में सवाल थे कि रोजगार के अवसर नहीं आ रहे, कई व्यवस्था नहीं बदलाव हुई थी, तो भाजपा को लेके बहुत एक आक्रोश था जनता के बीच में, जिसके विरुद्ध देखा गया था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार जताया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि मेरी इनसे नहीं बन रही, मुझे थोड़ा अनसिक्योर फील होने लगा, तो इन्होंने फिर से बीजेपी के पास चले गए। इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? ये इनसिक्योरिटी इस चीज़ के लिए आप देखेंगे नीतीश कुमार की बात, मैंने एक चीज़ नोटिस की है नीतीश कुमार में, उन्हें बस एक चीज़ से मतलब है कि मुख्यमंत्री की मुझे कुर्सी चाहिए, ये मुझे नहीं पता मुझे किसके साथ हाथ मिलाना पड़े, मुझे बस मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए और उसके बाद उनके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे बिहार एक ऐसा राज्य है
जहाँ तक मेरी समझ में है कि जहाँ पे गंगा नदी है, जहाँ पे आपके पास हर एक चीज रिसोर्सेज है। आज बिहार से ही झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से उसके पास वो चीज था क्या, खनिज एक था, खनिज था, और इतनी लैंड है बिहार के पास, रोजगार आपको वहां पे अगर आप देखेंगे लेबर है। अगर बिहार को देखा जाए प्राकृतिक रूप से तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल करके लेकिन ये भी भारत तो आगे कहते हैं बढ़ कि सकता है। बिहार में हमेशा बाढ़ आती है और बाढ़ में सब दह जाता है। तो नीतीश कुमार ये भी कहते हैं हमेशा फिर से आ गई है, ऐसे सुखाड़ पड़ा था और अभी बाढ़ आ गई है। तो नीतीश कुमार ये भी तो कहते हैं कि बाढ़ आ गई तो हमारे पास हमेशा बह जाता है, कुछ रहता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को कैसे करेंगे? जी मुझे लगता है आज के इस दौर में अगर ये सवाल वो करते हैं तो मुझे लगता है बेहद ही लाजमी, मतलब एकदम वाहियात है। क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर हम रिसोर्स को वहाँ पे लाए, उनसे ये पूछना चाहिए जनता को कि आपने इसके लिए क्या कदम उठाए, क्या आपने बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ प्रभावित के लिए कितनी कंपनियां बिहार में आई। राजनीति में ज्यादा रुचि रख रहे हैं आजकल, कुर्सी से इन्हें प्यार है, मतलब लेकिन विकास के लिए अगर वो फोकस करते तो मुझे नहीं लगता कि ना इनको लालू की जरूरत पड़ती ना मोदी की जरूरत पड़ती। मुझे ऐसा लगता है जदयू के बल पे बिल्कुल मुझे कहते हैं कि अगर ये विकास का कार्य किया होता तो इन्हें किसी कंधे की सहारा नहीं होती। अच्छा, आप एक और बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए हैं, तो ये आरजेडी से गठबंधन इनका कितना दिन चलेगा, आपका क्या लगता है? जी मुझे लगता है कि 2024 के बाद ये गठबंधन अपने आप टूट जाएगा, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो प्रिडिक्शन है ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि रोजगार को लेके जिस हिसाब से महंगाई चल रही है तो बीजेपी में आक्रोश है, और इन्हें पता है नीतीश कुमार को कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता के, बिहार की जनता के बीच में जो आक्रोश है वो साफ देखने को दिखने वाला है। हाँ। तो इन्होंने ये स्टेप उठाया है, प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होने के लिए, यानी कि ये अपने आप को एक उस तरीके से कैंडिडेट दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें पता है कि अगर मैं एनडीए के साथ रहूंगा तो क्या मैं मोदी के बगल के तो कैंडिडेट नहीं खड़ा सकता, क्योंकि सभी की मांग है एनडीए का कैंडिडेट की, प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन आपका बीच में रुकना चाहूंगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार एक बार लड़ चुके हैं जी, और रिजल्ट आपको पता है जी। तो क्या उससे इन्होंने सीखा नहीं, या फिर अब मोदी जी को काटने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है? जी इनका यही है कि इन्हें, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इन्हें पता है कि 2024 में मैं एनडीए में रह के तो मोदी के सब आगे तो आ नहीं सकता। इन्होंने इसलिए सोचा कि विपक्ष के तौर पे मैं विपक्ष का नेता बनूं ताकि मेरे एक प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो। तो आप ये कह रहे हैं कि वही वाली बात फिर से आ गई कि नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए जी। तो तेजस्वी यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेके ही नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया है, या फिर वहाँ के युवाओं के और वहाँ के बेरोजगारों का उनको पास दुख दर्द समझ रहे हैं? जी जितना मैंने जानने की कोशिश की है कि जो बिहार की जनता में युवा है वो भी बहुत प्रताड़ित है, वो भी मतलब एक विकल्प देख रहे हैं कि हम कब तक इसमें देखें कि ऐसा कोई चेहरा आए जो उनकी मदद सुने, जो डेवलपमेंट लेके आए, जो विकास लेके आए। तो जैसा कि उन्होंने वादा किया था रोजगार का, आप भी देखेंगे 10 लाख रोजगार के लिए लेके वादा किया था, तो उसके अंदर लोगों के अंदर काफी रुचि दिखी। और मुझे लगता है, मेरा मानना ये है, अगर तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगी। मेरे को लगता है, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी राय है, कि अगर ऐसा करने में वो कामयाब रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगले टर्म के चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। अच्छा। वो आने वाले टाइम में तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव देखा जा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, लेकिन कंडीशन ये है कि जो उन्होंने वादा किया वो डिलीवर करना होगा। अगर आप वो विकास को, क्योंकि आप देखेंगे कुछ समय ही रह गए, अगर आप उस टेन्योर में आप वो चीज डिलीवर कर पाते हैं तो मुझे लगता है वो जनता का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि जनता ने सबको मौका देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका देखा, नीतीश कुमार को देख रखा है। अगर आप पोलिंग से देखा जाए तो नीतीश कुमार को बहुमत कहाँ मिला है, इतनी सीटें नहीं है। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक मुद्दे पर और लेना चाहूंगा जी। एक और सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, 2014 से जैसे बीजेपी का उत्थान हुआ है तब से बीजेपी का जनता का जनादेश किसी राज्य में मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उस राज्य में बीजेपी अपना सत्ता में आ जाती है और सरकार वहां बना लेती है, चाहे वो राज्य महाराष्ट्र हो या फिर असम हो या फिर ऐसे नए तमाम है मध्य प्रदेश हो। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी बीजेपी वहां सत्ता बना लेती है। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा कि बिहार ये वही राज्य है कि यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर चित हो जाते हैं और वहाँ का जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ इंसान, चाहे वो दशरथ मांझी ही क्यों ना हो, अपने हौसले बुलंद के कारण
पत्थर को भी काट देता है। जी। तो इस बात को कैसे बताना चाहेंगे बीजेपी के जो शीर्ष के लीडर्स हैं, उनको कैसे बताना चाहेंगे उनकी कहाँ गलती होगी कि सत्ता पलट गया? जी, मैं इसका उदाहरण मैं आपको दिल्ली के चुनाव से देना चाहूँगा। जी। मैं इसमें दिल्ली का चुनाव ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार गलती की थी, जब उन्होंने 14 का 13 का चुनाव जीता था, तो उनके मन में यही था स्टार्टिंग से कि या तो हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी तब हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये नारा दिया था। जी। फिर उसके बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब इसमें ये हुआ था कि आम आदमी पार्टी को 27 सीट मिली थी, 33 सीट उनको भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और वहीं पे कांग्रेस को 9 सीट मिली थी और निर्दलीय को 2-3 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि उनको खाली 3 सीट चाहिए थी, वो 3 सीट का वो पछतावा आज तक उन्हें है। तो ये गलती थी, जिसके बाद से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने देखे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना पैसा लग जाए, नेता खरीदना है, क्योंकि पैसा तो हम पे बहुत है। हाँ। पैसा तो हम पे बहुत है, सरकार अपनी है, जितने पैसे की कमी पड़ेगी तो पीछे हमारे अंबानी अडानी खड़े हुए हैं। अच्छा। तो फिर ठीक, जैसा कि आपने अंबानी अडानी का नाम लिया और दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली में आजकल एक मुद्दा सुलग रहा है। जी। करोड़ों रुपए का घोटाला। अब मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक टीवी चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अलग अलग डेटा, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। जितना मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि जो दिल्ली का दारू का घोटाला है, जी, ये वैसा ही घोटाला है जिस तरह से कांग्रेस राफेल का घोटाला का नाम लेती थी। जी बिल्कुल। मैं इस बारे में आपका नजरिया जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और नहीं हुआ है तो बीजेपी इतना हाय तौबा क्यों कर रही है? जी, मुझे लगता है कि अगर पूरी एक जांच कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी जांच मतलब रेड मारी है। अब मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत राय से कि अगर घोटाला हुआ है तो चीज उजागर हो जाएगी, क्योंकि देश में कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं छुपती है। अगर कोई भी घोटाला होता है तो गंध वो हमेशा सीबीआई ईडी तक पहुंच जाती है, और वो घोटाला अगर होता है तो आप देखेंगे कई अफसर पे, बंगाल में देख लीजिए कितने अधिकारी के घर पे छापा मारा, तो वहां पे नोटों के साथ फोटो खींची। तो जनता इंतजार कर रही है कि आखिर जो छापा मरा है क्या तो वो नोट कहाँ है, वो नोट कहाँ है बेसिकली, या फिर वो निकली कहाँ है, वो पैसा गया कहाँ? क्या मनीष सिसोदिया ने ये तो नहीं कह दिया कि मैंने इतने करोड़ का घोटाला किया है तो आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए, और आप इस पैसे लेके इस मामले को यही रफा दफा करके और चले जाइए? जैसे कि आपने कहा कि कहाँ गए, मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे काला जादू, वो लगता है कि सिसोदिया जी सीख गए हैं, उन्होंने जादू पढ़ा और पैसे गायब। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो नोट कहाँ गए बेसिकली, कि वो नोट बेसिकली हर जगह पे जाता है, देखते हैं कि सबसे ज्यादा अरे इतने नोट मिल रहे हैं, इतने नोट मिल रहे हैं, तो पूरी जनता भी है और आम आदमी पार्टी ने भी उछाले कि भाई घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है, हमें तो पता चले कि हमारी दिल्ली में जो सरकार है कितना घोटाला कर रही है। कभी या मैंने कभी देखा कि किसी विपक्ष के नेता ने कभी ऐसे, अगर माफ कीजिएगा मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ, जो हमारे गृह मंत्री हैं, हाँ, वो भी तड़ीपार हैं, नाम तो जानते ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके पास सत्ता है और पावर है, इसलिए वो बच रहे हैं, और गृह मंत्री के लिए ऐसा शब्द यूज करना उचित नहीं है। लेकिन हम नागरिकों के लिए, हम जनता के लिए जो ये लोग जुमले और झूठे वादे करते हैं, तो हम इन लोगों पे भी 420 और मनहानि का और धोखा और जालसाजी का केस ठोक सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना उतनी शिक्षा है, ना उतना पैसा है, ना हमारे पास पावर है। नहीं तो आज अमित शाह का बेटा, जिसको कि बॉलेज के आकार का नॉलेज नहीं है, कितना बॉल की गुलाई होती है इसका नॉलेज नहीं है, और वो आज बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इस बात को अमित शाह और उनका बेटा जैसा पूरी तरह से सार्थक करते हैं इस मुहावरे को, जिसका कहना है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो आज की जो हमारी बात थी कि मोदी और लालू के बीच नीतीश क्यों झूल रहे हैं, तो जो हमारे ऋषभ सर हैं उन्होंने मोटी मोटी बातों में कह दिया कि जो नीतीश कुमार हैं, ये जनता का विकास से मतलब नहीं है, इनको चाहिए सत्ता, कुर्सी, ताज, ये चाहे राज्य की हो या फिर देश की हो। क्योंकि नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा है कि मैं एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, और वहीं तेजस्वी यादव का भी सपना है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री तक का सफर
इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक वंशानुगत बिजनेस से जन्मे हुए नेता हैं जिनके पिता का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन पे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। एक लंबी झड़ी है इन आरोपों की, घोटालों की और भ्रष्टाचारों की। लेकिन तेजस्वी यादव को ये अपने कामों से और अपने लक्ष्य और अपने मेहनत से ये परिभाषित करना होगा और प्रूफ करना होगा कि पिताजी का दौर अलग था, मेरा दौर अलग है, मेरा काम करने का नजरिया अलग है, और उस स्लोगन को भी इनको सार्थक करना होगा जो बिहार की युवा कहती है, तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए और हर एक बिहारी के हाथ में रोजगार चाहिए। क्या बात, क्या बात। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारे दोस्त, हमारे अजीज ऋषभ शर्मा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।